हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स। जवाहरलाल नेहरू जी की कॉमिक्स है दोस्तों। ये इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 शुरू करते हैं। पिता पुत्र दोनों ने जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। कुर्की के लिए पुलिस ने आनंद भवन पर छापा मारा। तुम ये चीजें क्यों ले जा रहे हो? ये तो दादाजी की हैं। पिता पुत्र दोनों को लखनऊ जेल में रखा गया। वहां जवाहरलाल अपने तथा पिता के कपड़े धोते और चरखा चलाते। वे अनपढ़ कैदियों को पढ़ाते। गांधी जी के अतिरिक्त अधिकतर कांग्रेस नेता और हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। वंदे मातरम। तभी उत्तर प्रदेश के गांव चौरी चौरा में एक दुर्घटना हो गई। वहां के किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वाले मारे गए। महात्मा गांधी की जय। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। हमारे कार्यकर्ता अभी तक अहिंसा को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। मैं आंदोलन को इस तरह चलाना नहीं चाहता। जवाहरलाल गांधी जी के इस निर्णय पर अप्रसन्न थे। यही हाल दूसरे कई नेताओं का था। यह कैसा नेता है? किसानों की इस गलत बात के लिए आलोचना की जा सकती थी, किंतु ऐसे समय में जबकि आंदोलन की शक्ति बढ़ रही थी, उसे स्थगित क्यों किया गया? 3 महीने बाद जवाहरलाल रिहा हुए। वे गांधी जी से ये पूछने के लिए अहमदाबाद रवाना हुए कि अब उनको क्या करना चाहिए। जवाहरलाल के अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में पकड़ लिया गया। मुकदमे के दौरान जवाहर भी उपस्थित थे। मैं अपराध स्वीकार करता हूँ। बुरे के साथ असहयोग करना भी उसी तरह कर्तव्य है जिस तरह अच्छे से सहयोग करना। अदालत मुझे भारी से भारी सजा दे सकती है। उन्हें 6 वर्ष के लिए जेल की सजा हुई। इलाहाबाद लौटने पर जवाहरलाल को विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने के जुर्म में पकड़ लिया गया। उन्हें 18 माह की जेल हुई। 1923 में जेल से छूटने के बाद जवाहरलाल नाभा गए, जहां सिखों को, जो कि महाराजा को गद्दी से हटाए जाने के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, पुलिस बर्बरता का शिकार बनाया जा रहा था। मिस्टर नेहरू, आप अपने दोनों साथियों के साथ जल्द से जल्द यहाँ से वापस चले जाएं। हम आंदोलनकारी नहीं, दर्शक हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाजार में से मार्च करते हुए मुझे उस कुत्ते का ख्याल आया जिसे जंजीर से बांध कर ले जाया जा रहा हो। जवाहरलाल। और एक गंदी कोठरी में डाल दिया गया। हे भगवान! उन्हें 2.5 साल की सजा हुई, लेकिन बाद में सजा रोककर उन्हें नाभा से निकाल दिया गया। जवाहरलाल अब 34 बरस के थे। पिता पर आश्रित होने का विचार उन्हें दुखी करता। एक दिन, पिताजी, मैं खुद को आप पर बोझ सा महसूस करता हूँ। परिवार को सहारा देने के लिए मुझे कोई कमाई का साधन ढूंढना चाहिए। पैसे के लिए अपने राजनीतिक कार्य का परित्याग करने से क्या फायदा? अगर पैसे की जरूरत हुई तो मैं फिर से वकालत शुरू कर दूंगा। कमला का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। 1926 में जवाहरलाल इलाज के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड ले गए। जब वो यूरोप में थे तो इन्होंने ब्रसल्स में उन देशों के सम्मेलन में भाग लिया जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वहाँ वे वहाँ वे वियतनामी नेता डॉक्टर हो ची मिन से भी मिले, जो फ्रेंच शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। चीन के महान नेता सन यत सेन की विधवा से भी वे मिले। वे सोवियत संघ भी गए। इस देश की क्रांति के बाद कुछ ही वर्षों में आश्चर्यजनक प्रगति कर ली है। रूस के इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जवाहरलाल यूरोप के दौरे से नई धारणाओं के साथ लौटे। उन्होंने सारे देश का दौरा करते हुए सभाएं की। आजाद भारत गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए समाजवाद का रास्ता अपनाएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, यह देखने की भारतीय स्वराज के काबिल हैं या नहीं। कमीशन जहां भी गया, काले झंडे के लिए प्रदर्शनकारियों ने उसका स्वागत किया। लखनऊ में जवाहरलाल ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों ने खूब लाठियां बरसाईं। जवाहरलाल को बहुत चोट आई। लाठियों की मार के कारण मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और गुस्से में मन में आया कि पलट कर वार करूं। जवाहरलाल। जवाहरलाल को गांधी जी का एक अत्यंत मर्मस्पर्शी पत्र मिला। मेरे प्रिय जवाहर, बहुत बहुत प्यार। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। तुम्हें और भी साहसी कार्य करने हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे और भारत को आजाद कराने का माध्यम तुम्हें बनाए। तुम्हारा बापू। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होना था। गांधी जी जवाहरलाल को उसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वीरता में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। देश को उससे ज्यादा प्रेम और कौन कर सकता है? देश उसके हाथों में सुरक्षित है।
1928 में मोतीलाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अब पुत्र ने पिता की जगह ले ली। मुझे इसी बात का गर्व है कि मैं जवाहर का पिता हूँ। जवाहरलाल सफेद घोड़े पर सवार होकर कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान का बेताज बादशाह जिंदाबाद। मोतीलाल और स्वरूप रानी ने एक दुकान की बालकनी से यह नज़ारा देखा। उन्होंने अपने पुत्र पर फूल बरसाए। 31 दिसंबर 1929 को ठीक रात के 12 बजे जवाहरलाल ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आज़ादी का प्रस्ताव पढ़ा। वह एक ऐतिहासिक दिन था। पूर्ण स्वराज ही हमारा राष्ट्रीय ध्येय है। 26 जनवरी 1930 प्रथम स्वतंत्रता दिवस निर्धारित किया गया। उस दिन देश भर के लोगों ने आज़ादी की शपथ ली। ब्रिटिश शासन स्वीकार करना इंसान और भगवान के प्रति पाप होगा। हम स्वयं को आम असहयोग के लिए तैयार करेंगे और पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए समय समय पर दी जाने वाली कांग्रेस की हिदायतों का दृढ़ता से पालन करेंगे। 1947 तक 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। उस दिन आज़ाद भारत का संविधान उद्घाटित किया गया। अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को लगा कि अब संघर्ष तेज करने का समय आ गया है। उन्होंने घोषणा की, नमक गरीबों का खाना है, उस पर कोई कर नहीं होना चाहिए। हम कानून तोड़ने का आंदोलन शुरू करेंगे। हम खुद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ेंगे। आंदोलन को नमक सत्याग्रह नाम दिया गया। 12 मार्च 1930 को वे 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील दूर नदी किनारे बसे गांव डांडी की ओर पैदल चल दिए। मोतीलाल व जवाहरलाल उन्हें रास्ते में मिले और विदा ली। वे हाथ में लाठी लिए अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए चेहरे पर अपराजय मनोभाव लिए दृढ़ कदमों से चले जा रहे थे। वह एक हृदय स्पर्शी दृश्य था। जवाहरलाल, जवाहर, मैंने इस आंदोलन में अपना सब कुछ लगा देने की सोची है। मैंने आनंद भवन को कांग्रेस को सौंपने का निर्णय लिया है। अब उसे स्वराज भवन कहा जाएगा। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल की सुबह तट पर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उन्होंने घोषणा की, ब्रिटिश शासन इस महान देश के नैतिक, भौतिक और सांस्कृतिक पतन का कारण है। मैं उसे नष्ट करके ही रहूंगा। राजद्रोही अब मेरा धर्म है। इस कानून के अनुसार केवल सरकार को ही नमक बनाने का अधिकार था। आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल गया। हजारों सत्याग्रही नमक बनाने लगे। उन्हें गिरफ्तार किया गया या लाठियों से पीटा गया। गांधी जी को पकड़ लिया गया। जवाहरलाल को भी पकड़कर नैनी जेल भेज दिया गया। मोतीलाल को भी गिरफ्तार कर उसी जेल में भेजा गया जहां जवाहरलाल थे। उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका था। जवाहरलाल अपने बीमार पिता की देखभाल करने लगे। परमात्मा करे हर पिता का पुत्र ऐसा हो। मोतीलाल को उनके निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण छोड़ दिया गया। कमला ने अपनी बीमारी की चिंता छोड़ विदेशी कपड़ों की दुकानों के आगे धरना दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक संवाददाता ने उनसे संदेश देने के लिए कहा, अपने पति के पद चिन्हों पर चलने की मुझे बेहद खुशी और गर्व है। मैं आशा करती हूँ लोग आंदोलन जारी रखेंगे। 12 साल की इंदिरा भी पीछे नहीं रही। उसने बच्चों की सेना का गठन कर उसे वानर सेना नाम दिया। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मोतीलाल की हालत गंभीर हो गई। जेल से छूटने पर गांधी जी और जवाहरलाल उनको देखने गए। मैं जा रहा हूँ महात्मा जी, मैं तो स्वराज देख नहीं पाऊंगा, पर मैं जानता हूँ कि आपने यह लड़ाई जीत ली है और जल्दी ही उसे पालेंगे। मोतीलाल 6 फरवरी 1931 को चल बसे। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। उन्होंने देश को जवाहरलाल जैसा रत्न भी दिया। वायसराय लॉर्ड इरविन से समझौता हो जाने पर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। कानून तोड़ने का आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सम्मेलन विफल रहा। ब्रिटिश सरकार ने स्वराज्य देना अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल, महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन पुनः चल पड़ा। सत्याग्रहियों के एक प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जवाहरलाल की मां को पुलिस ने निर्ममता से पीटा। खबर पाकर जवाहरलाल अशांत हो गए। मेरी बूढ़ी माँ किस तरह मिट्टी भरी सड़क पर पड़ी होगी, खून बह रहा होगा। इस विचार ने ही मुझे व्यथित कर दिया और मैं सोचने लगा कि अगर मैं वहां होता तो क्या करता। क्या मेरी अहिंसा तब भी मेरे साथ रहती? शायद नहीं। जवाहरलाल। कुछ दिन बाद स्वरूप रानी अपने बेटे को देखने जेल गई। जवाहरलाल कई बार जेल गए। 1934 में जब वे देहरादून में सजा काट रहे थे तो कमला का गिरता स्वास्थ्य उन्हें चिंतित करता। इस समय तो मुझे उसके पास होना चाहिए था। कितना मजबूर हूं मैं। देहरादून जेल में ही उन्होंने आत्मकथा लिखनी शुरू की। कमला की हालत
हालत चिंताजनक हो गई। जवाहरलाल को कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया, जिससे वे उन्हें मिल सकें। सरकार की ओर से ये बात चलाई गई कि अगर वे पूर्णतः राजनीतिक गतिविधियां त्याग दें तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। कुछ भी हो, ऐसा वायदा कभी मत करना। नेहरू चुप से रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पुलिस उन्हें वापस जेल ले गई। सितंबर 1935 में नेहरू को छोड़ दिया गया, जिससे वे कमला के पास जा सकें। कमला को इलाज के लिए पहले जर्मनी और फिर स्विट्जरलैंड ले जाया गया था। उन्होंने बड़े प्यार से उनकी देखभाल की। बच्चों की सी मासूमियत लिए जब वह रही होती थी, मैं उसके सुंदर मुख को देखता रहता और मन में हजारों दृश्य घूम जाते। जवाहरलाल। 28 फरवरी 1936 को कमला का देहांत हो गया। लासेन, स्विट्जरलैंड में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। जवाहरलाल उनकी राख लिए भारत लौटे इलाहाबाद में। कमला नेहरू अमर है। गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने इंदिरा को लिखा, भगवान तुम्हें कमला के गुण अपनाने की शक्ति दें। 1935 के नए एक्ट के अंतर्गत कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव सभाएं संबोधित करने के लिए नेहरू ने हजारों मील की यात्रा की। अगली सभा कहाँ है? अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस ने शानदार सफलता पाई। 11 में से 8 प्रदेशों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। ब्रिटिश अफसर हमारी राह में रोड़े अटका रहे हैं, फिर भी अपने देश के लोगों की हालत सुधारने के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। 1938 में नेहरू यूरोप गए। वे स्पेन भी गए, जहां गृह युद्ध चल रहा था। वहां लोगों ने राजा का तख्ता उलटकर गणतंत्र स्थापित कर लिया था, पर फ्रैंको नाम का जनरल विदेशी शक्तियों के सहारे उन्हें दबा रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस लोकतंत्र के दावे करते हैं, पर वे स्पेन में लोकतंत्री शक्तियों की सहायता के लिए कुछ नहीं कर रहे। इटली का तानाशाह मुसोलिनी जनरल फ्रैंको की सहायता कर रहा है। वे गणतंत्रवादी सैनिकों के साथ रहे। फिर उन्होंने ब्रिटेन जाकर वहां के लोगों को बताया, विश्व दूसरे युद्ध की कगार पर खड़ा है। हिटलर और मुसोलिनी छोटे देशों के लिए खतरा बन रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतें उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं कर रही, बल्कि कायरों का सा व्यवहार कर रही हैं। वे चीन भी गए। इसी बीच हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यूरोप में युद्ध छिड़ गया। यह सितंबर 1939 की बात है। नेहरू ने अपना चीन का दौरा संक्षिप्त कर दिया और देश लौट आए। भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही ब्रिटेन ने घोषणा की कि भारत जर्मनी के विरुद्ध लड़ेगा। कांग्रेसी नेताओं ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल ने कहा, हिटलर दुष्टता का प्रतीक है, हम उसके विरुद्ध लड़ने को तैयार हैं, पर पहले भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए। 1940 गांधी जी ने युद्ध नहीं सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें खास व्यक्तियों को, ना कि आम जनता को भाग लेना था। विनोबा, तुम पहले सत्याग्रही होगे, जवाहर तुम दूसरे, दोनों को पकड़ लिया गया। गोरखपुर में अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान नेहरू ने कहा, सर, मैं आपके सामने एक व्यक्ति के रूप में खड़ा हूं जिस पर राजद्रोही होने का आरोप लगाया गया है। आप राज्य के प्रतीक हैं, मैं भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक हूं। आप मुझे नहीं बल्कि हजारों लाखों भारत के लोगों को अपराधी ठहराने जा रहे हैं। शायद अब खुद ब्रिटिश साम्राज्य ही विश्व के कटघरे में खड़ा है। 1 साल बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनकी बेटी इंदिरा ने 1941 में फिरोज गांधी से विवाह किया। जापान अब तानाशाहों की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हो गया। जापान की विजयी सेना भारत की सीमा तक आ पहुंची। ब्रिटेन घबरा गया। प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपने कैबिनेट मंत्री क्रिप्स को भारत भेजा। हम युद्ध में आपका सहयोग चाहते हैं। युद्ध समाप्ति के बाद आपको स्वराज दे दिया जाएगा। यह तो एक फेल हो रहा है बैंक का पोस्ट डेंटेड चेक देना हुआ। क्रिप्स मिशन विफल रहा। आखिर में गांधी जी ने नारा बुलंद किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई में बैठक हुई और यहां भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने कहा, एक छोटा सा मंत्र है, करो या मरो, या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इससे पहले कि नया सत्याग्रह चलाया जाता, गांधी जी, जवाहरलाल और अन्य नेता पकड़ लिए गए। लोग गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। पुलिस, थाने, रेलवे स्टेशन, डाकघर, सब पर धावा बोला गया। सरकार ने आतंक का राज कर दिया। महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में खुलकर भाग लिया। सितंबर 1942 में इंदिरा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन दब गया, पर अब यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजों का भारत में ज्यादा दिन तक टिक पाना संभव नहीं। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस गुप्त रूप से भारत से चले गए और विदेश में आजाद हिंद सेना का गठन किया। चलो दिल्ली।
इसी बीच एक दुखद घटना हो गई। अंग्रेजों द्वारा उकसाए जाने पर मुस्लिम लोग लीग के नेता जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग पर जोर देना शुरू कर दिया। हम हिंदुओं से अलग हैं, हमें अपने लिए अलग देश चाहिए। 1945 युद्ध समाप्त हुआ। इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई। जवाहरलाल छोड़ दिए गए। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों पर मुकदमा चला तो अन्य कई प्रसिद्ध वकीलों के साथ नेहरू ने भी उनकी वकालत की। वे देश के वीर हैं, वे अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े। उनके साथ देशद्रोहियों का सा व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने उन्हें लंबी लंबी सजाएं दी, पर देश में जगह जगह प्रदर्शन होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन और भी मजबूत हुआ। पूरे देश में आंदोलन, हड़ताल और प्रदर्शन होने लगे। बंबई में नौसेना ने विद्रोह कर दिया। लेबर सरकार ने भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भेजा। फलस्वरूप एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल और अन्य नेताओं ने सत्ता संभाली। कुछ समय के बाद मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल हो गई, लेकिन यह प्रबंध ठीक ढंग से न चल सका। मुस्लिम लीग ने शासन चलाने में सहयोग नहीं दिया, वह बंटवारे पर तुल गई। जगह जगह दंगे शुरू हो गए, अनेकों की जानें गईं। लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नई वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। उन्होंने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया। तुम्हारे निर्णय विश्व इतिहास को प्रभावित करेंगे। भारत की एकता खंडित नहीं होनी चाहिए। मगर जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए। बंटवारा अब टाला नहीं जा सकता। गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे, पर वे रास्ते में ना आना चाहते थे। भारत की एकता का मेरा सपना, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह साथ रहते, अब बिखर जाएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, पर वह गांधी जी के सपनों का भारत ना था। उसका एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया। जवाहरलाल को आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 14 अगस्त को संवैधानिक असेंबली में उन्होंने कहा, बहुत साल पहले हमने स्वयं अपने भविष्य का फैसला करने का प्रण किया था। अब उसे निभाने का समय आ गया है। हमें आज़ाद भारत की ऐसी इमारत बनानी है जिसमें हमारे बच्चे फलें फूलें। जवाहरलाल ने लाल किले में तिरंगा फहराया। लाल किले से उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा, मैं भारतीय जनता का पहला सेवक हूं। जब आजाद भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, गांधी जी बंगाल के गांवों का दौरा कर सांप्रदायिक झगड़ों के शिकार लोगों के घाव भर रहे थे। सांप्रदायिक दंगों ने हजारों जानें ली और लाखों को बेघर कर शरणार्थी बना दिया। 30 जनवरी को शांति और सांप्रदायिक एकता के दूत गांधी जी को एक धर्मांध हिंदू ने दिल्ली के बिड़ला भवन में गोली मार दी। सारा विश्व शोकमग्न हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम एक प्रसारण में कहा, हमारे जीवन की रोशनी चली गई है और सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वे बापू के बिना अकेले हो गए, पर हिम्मत नहीं हारे। उन्हें अभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं निपटानी थी। यह आराम का वक्त न था। वे राष्ट्र निर्माण में जुट गए। आजाद भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जब भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। जवाहरलाल का विचार था कि सिर्फ विदेशी शासन मुक्त हो जाना पर्याप्त नहीं, लोगों को समृद्ध और शक्तिशाली होना चाहिए, जिसके लिए पहले योजना बनानी होगी। इसलिए एक योजना आयोग बैठाया गया। उन्होंने भारत को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया। देश भर में बड़े बड़े बांध, स्टील प्लांट और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं लगाई गईं। सबसे बड़ा मंदिर वह है जहां आदमी मानवता की भलाई के लिए काम करता है। जवाहरलाल उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के आदर्श देश के सामने रखे। लोकतंत्र सरकार का केवल एक रूप ही नहीं, वह जीने का तरीका है, समस्याओं पर विचार विमर्श और आपस में बात कर सुलझाने का एक तरीका। उन्होंने विश्व शांति के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने भारत को पूंजीवादी या साम्यवादी विदेशी गुटों से दूर रखते हुए सब देशों का मित्र होने रहने की नीति अपनाई। गुटों की राजनीति से दूर तटस्थ रहने की नीति गुट निरपेक्षता कहलाती है। महारानी एलिजाबेथ और चीन के चाउ एन लाई के साथ चीन ने 1962 में आक्रमण करके भारत और नेहरू को धोखा दिया। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के साथ मिलकर उन्होंने गुट निरपेक्षता को विश्व में फैला दिया। चाचा नेहरू बच्चों को खूब प्यार करते थे, प्रकृति से भी। पुत्री और नातियों के साथ 27 मई 1964 को इस निराले मानव की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सारा देश शोक में डूब गया, पूरा विश्व संतप्त हो गया। कुछ दिनों बाद उनकी अंतिम वसीयत प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने कहा था, मुझे देश के लोगों ने इतना प्रेम और मोहब्बत दी है कि चाहे मैं जितना भी करूं,
वह उसके एक छोटे हिस्से का बदला नहीं हो सकता। मैं यह दरखास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए और उसके बाकी हिस्से को हवाई जहाज से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिलकर उसका एक अभिन्न अंग बन जाए। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम मिलते हैं दोस्तों अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।